हेलो फ्रेंड्स, मैं श्रवण कुमार। आप लोगों का एक बार पुनः आरएस क्लासेस में स्वागत है। जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन से संबंधित जो हमारा प्रश्न थे या प्रश्नावली थी उनको हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम लोग बढ़ते हैं नए चैप्टर पर। तो अगला हमारा जो नया चैप्टर है वो है आव्यूह। आव्यूह जो है इसको इंग्लिश में मैट्रिक्स बोलते हैं। आव्यूह पढ़ेंगे तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं आव्यूह होता क्या है। तो यदि mn संख्याओं के समुच्चय को m पंक्तियों व n स्तंभों वाली एक आयताकार सारणी में हम व्यवस्थित करें तो उस आयताकार सारणी को आव्यूह कहते हैं। एक बार पुनः समझिएगा इसकी परिभाषा। आव्यूह होता क्या है? m संख्याओं के समुच्चय को m पंक्तियों व n स्तंभों वाली एक आयताकार सारणी में व्यवस्थित किया जाए तो उसे हम उस सारणी को आव्यूह कहते हैं। अब उस आयताकार सारणी में जो संख्याएं होती उन्हें हम उस आव्यूह का अवयव कहते हैं। यानी जो आव्यूह हमारा जिन संख्याओं से बना हुआ होता है उसे हम अवयव कहते हैं। और आव्यूह को कोष्टक बड़े ब्रेक जो आव्यूह के अवयव होते हैं उसे हम बड़े ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। जैसे अगर इस तरीके से लिखा जाए तो ये जो होगा वो हमारे अवयव होंगे और ये पूरा जो बनेगा वो हमारा आव्यूह बनेगा। और आव्यूह को हम कैपिटल लेटर से, अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल लेटर से प्रदर्शित करते हैं। कोई भी कैपिटल लेटर ले सकते हैं, ABCD कुछ भी। तो ये हो गया हमारा आव्यूह। तो ये आव्यूह के अवयव कहलाएंगे और आव्यूह के अवयवों को हम बड़े ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। और ये जो आयताकार हमारी सारणी बनती है इसी सारणी को हम लोग आव्यूह कहते हैं। अब हम लोग बात करते हैं आव्यूह के क्रम या कोटि की। तो देखिए आव्यूह का क्रम या कोटि क्या होता है। आव्यूह का क्रम या कोटि, ध्यान दीजिएगा। आव्यूह का क्रम या कोटि यानी आव्यूह का जो ऑर्डर होता है वो क्या होता है। अगर किसी आव्यूह में m पंक्तियां व n स्तंभ है तो उस आव्यूह को m इंटू n कोटि वाला या क्रम वाला आव्यूह कहते हैं। यानी यदि किसी आव्यूह में m पंक्तियां व n स्तंभ हो तो उसे हम m क्रॉस n यानी m इंटू n कोटि वाला आव्यूह कहते हैं। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, पंक्तियां क्या होती है। जैसे भी मैंने ऊपर आपको लिखा था कि 1 2 3 4 5 6 लिखा था, तो जो क्षैतिज होती हैं ये पंक्तियां कहलाती हैं। पंक्तियां ये सभी दोनों पंक्तियां हैं और ये जो है वो आपके स्तंभ है। यानी ऊर्ध्वाधर जो होते हैं उन्हें हम स्तंभ कहते हैं। तो पंक्तियां और स्तंभ समझ में आ गया होगा। तो पंक्तियां जो होती, जो क्षैतिज होती है उन्हें हम पंक्तियां कहते हैं और जो ऊर्ध्वाधर होते हैं उन्हें हम स्तंभ कहते हैं। तो अगर कोई आव्यूह जो है, आव्यूह में m पंक्तियां व n स्तंभ है तो m इंटू n जो है उस आव्यूह का क्रम या कोटि कहलाता है। अब आव्यूह का जो निरूपण होता है वो कैसे किया जाता है। आव्यूह का निरूपण जो है वो मैंने अभी बताया है आपको कि बड़े ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं और अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों से आव्यूह को प्रदर्शित किया जाता है तथा आव्यूह को अवयवों को उनके द्विअनुलग्न, यानी इसका मतलब यह हुआ कि जो अवयव होते हैं वो किस पंक्ति का और किस स्तंभ का अवयव है उस द्विअनुलग्न के साथ इनको प्रदर्शित किया जाता है। जैसे A11 लिखा हुआ, A11 तो यानी आगे जो है वो आपका जो है पंक्ति की संख्या को दर्शाता है और पीछे वाली जो संख्या होती है वो आपके स्तंभ की संख्या को दर्शाता है। जैसे A11 लिखा हुआ है तो इसका A11 का मतलब ये हो गया कि ये पहली पंक्ति का पहली पंक्ति व पहले स्तंभ का
अवयव है। अगर हम A12 लिखें तो A12 लिखें तो 1 जो है वो पंक्ति को दर्शाता है और 2 जो है वो स्तंभ को। यानी A12 का मतलब ये हो गया कि ये पहली पंक्ति व दूसरे स्तंभ का अवयव है। तो ये इस तरीके से इनको जो है हम निरूपित करते हैं। इस तरीके से इसे निरूपित किया जाता है। और ये जो है वो अगर हम देखें तो इसमें कितनी दो पंक्तियां हैं। तो पंक्तियों की संख्या को पहले लिखा जाता है। अभी मैंने क्रम बताया है आपको, m इंटू n, यानी वो क्रम होता है उसकी कोड। तो इसकी कोड देखें तो 2 पंक्तियां और 3 स्तंभ है, तो 2 गुणे 3 का हो जाएगा। तो यहां से अगर हम देखें तो इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं Aij, और Aij इसको लिखेंगे जिस कोटिका या क्रम का होगा, जैसे इसी को हम लिखें तो 2 गुणे 3 का है। जहां I जो है वो आपकी पंक्ति है, I पंक्ति हो गई, और J संख्या जो दर्शाएगी वो स्तंभों को दर्शाएगी, स्तंभ। और जब भी हम किसी आव्यूह के क्रम या कोटि को हम लिखते हैं तो पहले जो लिखा जाता है यानी M जो होता है वो पंक्तियों को दर्शाता है, और बाद में जो लिखा जाता है वो स्तंभों को संख्या को दर्शाती है। यानी इसमें अगर हम देखें तो 2 पंक्तियां होंगी और 3 स्तंभ होंगे। I और J जो है वो हमेशा पंक्ति, और J जो होता है वो स्तंभ को दर्शाता है। जैसे मैंने अभी ऊपर आपको बताया है कि A11 लिखा हुआ है तो पहली पंक्ति व पहले स्तंभ का अवयव होगा। उसी तरीके से A1, अब जिसे 2 गुणे 3 का बनाना है तो इसका मतलब इसमें 2 पंक्तियां होंगी और 3 स्तंभ होंगे। तो I की वैल्यू जो है वो 2 रहेगी, 1 और 2 होगी, और J की जो वैल्यू होगी वो 1, 2 और 3 हो जाएगी। इस तरीके से लिखा जाएगा। तो ये इस तरीके से जो है आव्यूह को हम निरूपित करते हैं। अब हम बात करते हैं आव्यूहों के प्रकार की। और एक चीज से पहले समझ लीजिएगा, अगर किसी आव्यूह की जो कोटि है वो m इंटू n है, तो उस आव्यूह में अवयवों की संख्या, या ऐसे लिख लीजिएगा, यदि आव्यूह में m पंक्ति व n स्तंभ है तो आव्यूह के अवयवों की संख्या m इंटू n होगी। m इंटू n का मतलब अगर किसी आव्यूह में m पंक्तियां और n स्तंभ है तो उसकी जो कोटि बनेगी वो m इंटू n बनेगी, और आव्यूहों के अवयवों की जो संख्या, उसमें कुल कितने अवयव हैं वो उन दोनों का जो गुणनफल होगा वही उसकी संख्या बनेगी। जैसे हम बात करते हैं इसकी, अगर यहाँ पे हम बात करें तो देखें तो 2 हमारी पंक्तियां हैं और 3 स्तंभ हैं, तो 2 गुणे 3 का गुणा कर देंगे तो 6 हो जाएंगे। तो आप देख सकते हैं 2, 2, 4, 2, 6 अवयव जो हैं इस आव्यूह के अंतर्गत हैं। तो इस तरीके से जो है आप बड़ी आसानी से किसी भी आव्यूह में अगर पंक्तियों और स्तंभों की संख्या पता है तो उसमें कुल कितने अवयव होंगे वो उन दोनों का गुणा करके आप निकाल सकते हैं। तो ये बात हो गई आव्यूह की कोटि या क्रम और आव्यूह का निरूपण की। अब हम बात करते हैं आव्यूह के प्रकार की। अब देखिए आव्यूह के जो प्रकार होते हैं, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, आव्यूह के प्रकार। तो आव्यूह के जो प्रकार होते हैं विभिन्न प्रकार का होता है। पहला जो होता है उसे हम क्षैतिज आव्यूह कहते हैं। क्षैतिज आव्यूह को इंग्लिश में बोलेंगे हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स क्या होती है? ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से कम होती है उसे हम क्षैतिज आव्यूह कहते हैं। जैसे ध्यान दीजिएगा, अगर जैसे लिखा हुआ है 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो यहां पर देखें 2 ही पंक्तियां हैं, 1 और 2, और स्तंभ देखें तो 1, 2 और 3 हो गए। तो यहां पर ये हुआ, ये जो है वो आपका कहलाएगा क्षैतिज आव्यूह। क्षैतिज आव्यूह का मतलब ये हो गया कि ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से कम होती है उसे हम क्षैतिज आव्यूह कहते हैं।
ये हो गया आपका उदाहरण। अगर इसमें हम देखें तो इसमें 2 ही पंक्तियां हैं और 3 स्तंभ हैं, इसलिए जो है यहाँ पर ये जो आपका होगा वो 2 गुणे 3 कोटि का अवयव होगा, और इसमें पंक्तियों की संख्या कम, स्तंभों की संख्या देखिए ज्यादा है, इसलिए इसे हम क्षैतिज अवयव कहेंगे। दूसरा हम बात करते हैं ऊर्ध्वाधर अवयव की। ऊर्ध्वाधर अवयव मतलब वर्टिकल मैट्रिक्स। वर्टिकल मैट्रिक्स क्या होता है? ऐसा अवयव जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से अधिक हो, उसे हम वर्टिकल मैट्रिक्स अर्थात ऊर्ध्वाधर अवयव कहते हैं। अब देखिए ऊर्ध्वाधर, जैसे लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 6, ये लिखा हुआ है। तो अगर इसमें हम देखें तो इसमें हमारे जो पंक्तियां है वो 1 2 और 3 हो गए, 3 गुणे और 2 स्तंभ, 1 और 2 स्तंभ है, तो इसकी जो कोड या क्रम होगा वो 3 गुणे 2 का हो जाएगा। और इसमें अगर हम देखें तो स्तंभों की संख्या जो है वो पंक्तियों की संख्या से कम, अर्थात ऐसे भी कह सकते हैं कि पंक्तियों की जो संख्या है वो स्तंभों की संख्या से अधिक है, इसलिए इसे जो हम ऊर्ध्वाधर अवयव कहते हैं। अब हम बात करते हैं वर्ग अवयव की। वर्ग अवयव, स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स आपका क्या होता है? ऐसा अवयव जिसमें पंक्तियों व स्तंभों की संख्या समान हो। ऐसा अवयव जिसमें पंक्तियों व स्तंभों की संख्या समान हो, उसे हम वर्ग अवयव कहते हैं। जैसे अगर हम बात करें, ए बराबर आपको दिया गया है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो इसमें हम देखें तो 1 2 3 3 पंक्तियां हो गई और 1 2 3 3 स्तंभ हो गए। तो यहाँ पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर है, इसलिए इसे हम वर्ग अवयव कहेंगे। यानी ऐसा अवयव जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर हो, उसे हम वर्ग अवयव कहते हैं। अब हम देखते हैं पंक्ति अवयव या पंक्ति सदिश। तो पंक्ति अवयव क्या होता है आपका? पंक्ति अवयव यानी रो मैट्रिक्स। तो पंक्ति अवयव ऐसा अवयव जिसमें केवल एक पंक्ति हो, उसे हम पंक्ति अवयव कहते हैं। जैसे अगर हम बात करें तो इसमें देखें तो 1 2 3 ये लिखा हुआ है, तो इसमें कितनी पंक्तियां? सिर्फ एक पंक्ति दिखाई दे रही है। और स्तंभ अगर हम देखें तो 1 2 3 हो जाएंगे, तो 1 गुणे 3 कोटि का ये हमारा अवयव होगा, और इसमें सिर्फ एक पंक्ति है, इसलिए हम इसे सिर्फ पंक्ति अवयव कह सकते हैं या पंक्ति अवयव कहते हैं। तो ये हमारा हो गया पंक्ति अवयव। स्तंभ अवयव क्या होता है आपका? स्तंभ अवयव कॉलम मैट्रिक्स। ऐसा अवयव जिसमें केवल एक स्तंभ हो, उसे हम स्तंभ अवयव कहते हैं। जैसे अगर हम देखें इस तरीके से लिखा हुआ है, तो इसमें 3 पंक्तियां और एक स्तंभ है। 1 2 3 पंक्तियां हो गई और स्तंभ सिर्फ एक है, तो इसे जो है स्तंभ अवयव कहते हैं। यानी ऐसा अवयव जिसमें केवल एक स्तंभ हो, उसे हम स्तंभ अवयव कहते हैं। उदाहरण के तौर पे ये आप देख सकते हैं। आगे बात करते हैं मुख्य विकर्ण की। देखिए मुख्य विकर्ण आपका क्या होता है? वर्ग अवयव ए आई जे, कैपिटल ए बराबर ए आई जे, और ये एम इंटू एन का है। भाई वर्ग अवयव है तो एम इंटू एम का रहेगा समान। वर्ग अवयव ए बराबर ए आई जे एम इंटू एम के वे अवयव जिनके लिए आई बराबर जे यानी पंक्ति बराबर स्तंभ के, तो वे अवयव जो है वो आपके कहलाते हैं विकर्ण अवयव। विकर्ण अवयव कहलाते हैं तथा इन विकर्ण अवयवों के अनुदिश रेखा को
मुख्य विकर्ण कहते हैं। एक बार पुनः समझ लीजिएगा, वर्ग आव्यूह ए बराबर ए आई जे एम इंटू एम में वे अवयव जिनके लिए आई बराबर जे वो विकर्ण अवयव कहलाते हैं तथा इन अवयव के अनुदिश रेखा को मुख्य विकर्ण कहते हैं। जैसे आप अगर हम देखें, ये वर्ग आव्यूह होगा, जैसे लिखा हुआ है 1 2 3 0 4 5 6 7 8 इस तरीके से लिखा हुआ है। तो अगर हम देखें तो आई बराबर जे का मतलब हो गया A11 का मतलब पहली रो पहला कॉलम, समझिए, तो मतलब पहली पंक्ति और पहला, फिर A22 दूसरी आई और जे बराबर, और A33 मतलब ये और ये बराबर। तो ये जो होंगे आपके अवयव, A11 हो गया, A22 हो गया, A33, तो ये जो बना आपका वो कहलाएंगे विकर्ण अवयव कहलाते हैं। तो विकर्ण अवयव के अनुदिश जो रेखा होती है उसे हम मुख्य विकर्ण कहते हैं। तो इस तरीके से ये हमारा जो है ये कहलाएगा मुख्य विकर्ण। ये हो जाएगा मुख्य विकर्ण के अवयव, विकर्ण अवयव, और ये जो होगा हमारा 1 4 8 ये कहलाएगा मुख्य विकर्ण। अब हम बात करते हैं आगे शून्य आव्यूह की। शून्य आव्यूह यानी जीरो मैट्रिक्स, ऐसा आव्यूह जिसमें सभी अवयव शून्य हो उसे हम शून्य आव्यूह कहते हैं। जैसे अगर हम बात करें तो ये दिया 0 0 0 0 0 0, तो इस तरीके से ये जो हमारा होगा वो कहलाएगा शून्य आव्यूह। क्योंकि इसका प्रत्येक अवयव जो है वो शून्य है, इसलिए इसे शून्य आव्यूह कहते हैं। अगले बात करते हैं हम इकाई या तत्समक आव्यूह की। इकाई या तत्समक, तो देखिएगा इकाई या तत्समक आव्यूह। तत्समक आव्यूह क्या होता है? ऐसा आव्यूह जिसमें मुख्य विकर्ण का अवयव एक हो तथा शेष अवयव शून्य हो उसे हम तत्समक आव्यूह या इकाई आव्यूह कहते हैं। इसे हम कैपिटल आई से प्रदर्शित करते हैं। जो हमारा तत्समक आव्यूह होता है उसे हम कैपिटल आई से प्रदर्शित करते हैं। एक बार पुनः समझिएगा, ऐसा आव्यूह जिसमें मुख्य विकर्ण का अवयव एक हो तथा शेष अवयव शून्य हो उसे हम तत्समक आव्यूह कहते हैं। जैसे हम बात करें, और इसे कैपिटल आई से प्रदर्शित करते हैं। और एक चीज, तत्समक अवयव जो होता है वो वर्ग आव्यूह होता है, यानी ऐसा वर्ग आव्यूह जिसका मुख्य विकर्ण के अवयव शून्य हो तथा शेष, मुख्य विकर्ण का अवयव एक हो तथा शेष अवयव शून्य हो उसे हम तत्समक आव्यूह कहते हैं। जैसे ये हमारा बना 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अगर हम यहाँ पर देखें तो ये हमारा मुख्य विकर्ण हुआ, और ये मुख्य विकर्ण के जो अवयव हैं वो हमारे सभी 1 1 हैं, बाकी सबके सब जो हैं वो शून्य है। तो ऐसा वर्ग आव्यूह एक किस कोटि का है? वो 3 गुणे 3 कोटि का एक वर्ग आव्यूह है, यानी ऐसा वर्ग आव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण के अवयव एक हो तथा शेष अवयव जो है वो शून्य हो उसे हम तत्समक आव्यूह कहते हैं। अगला विकर्ण आव्यूह। विकर्ण आव्यूह, विकर्ण आव्यूह आपका क्या होता है? ऐसा वर्ग आव्यूह, यानी ये वर्ग आव्यूह होते हैं, तत्समक जो होता है वो वर्ग आव्यूह होता है, विकर्ण आव्यूह जो ये भी वर्ग आव्यूह होगा। तो ऐसा वर्ग आव्यूह जिसके विकर्ण के अवयव के अतिरिक्त, मुख्य विकर्ण के अवयवों के अतिरिक्त अन्य सभी अवयव शून्य हो उसे हम विकर्ण आव्यूह कहते हैं। जैसे आपको दे दिया गया कुछ, जैसे लिखा हुआ 2 0 0 0 3 0 0 0 -5। यहाँ पर अगर देखें तो जो मुख्य विकर्ण के अवयव हैं उनको छोड़कर बाकी सभी जो अवयव हैं वो आपके शून्य हैं। तो इस तरीके से जो ये कहलाएगा वो आपका कहलाएगा विकर्ण आव्यूह। तो आगे हम बात करते हैं अदिश आव्यूह की। अदिश आव्यूह ऐसा विकर्ण आव्यूह, यानी जो अदिश आव्यूह होता है वो विकर्ण आव्यूह होता है। ऐसा विकर्ण आव्यूह जिसमें विकर्ण के अवयव समान हो उसे हम उसे हम अदिश आव्यूह कहते हैं। जैसे हम बात करें, जैसे ये लिखा हुआ है आपका
2 0 0 2। तो इसमें अगर हम ये विकर्ण आव्यूह है आपका और ये किस कोटि का है, वो 2 गुणे 2 का है। ऐसा विकर्ण आव्यूह जिसमें विकर्ण के अवयव के अतिरिक्त विकर्ण के अवयव जो है वो समान हो तथा शेष अवयव जो है वो शून्य हो जाए। यानी भाई चूंकि विकर्ण आव्यूह है तो विकर्ण आव्यूह में जो होता है विकर्ण के अवयवों को छोड़कर शेष अवयव शून्य होते हैं। और इसमें एक कंडीशन ये बढ़ गई है इस आव्यूह में कि जो विकर्ण के अवयव होने चाहिए वो समान होने चाहिए। तो ऐसा विकर्ण आव्यूह जिसके विकर्ण के अवयव समान है तो उसे हम सदिश आव्यूह कहते हैं। आइए आगे हम लोग बात करते हैं ऊपर त्रिभुजीय आव्यूह की। ऊपर त्रिभुजीय आव्यूह तो ये ऐसा वर्ग आव्यूह जिसके विकर्ण के अवयव यानी मुख्य विकर्ण के अवयव के नीचे के सभी अवयव शून्य हो उसे हम ऊपर त्रिभुजीय आव्यूह कहते हैं। एक बार पुनः समझिएगा, ऐसा वर्ग आव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण के नीचे के सभी अवयव शून्य हो उसे हम ऊपर त्रिभुजीय आव्यूह कहते हैं। जैसे अगर हम देखें 1 -2 और 0, इसके कुछ भी लिख सकते हैं यहां पर। तो ये हमारा बन गया मुख्य विकर्ण आव्यूह। इसके नीचे के जितने भी अवयव हैं वो सभी शून्य है तो इसलिए ये कहलाएगा ऊपर त्रिभुजीय आव्यूह। फिर निम्न त्रिभुजीय आव्यूह, यानी ऐसा वर्ग आव्यूह जिसमें मुख्य विकर्ण के अवयव के ऊपर के सभी अवयव शून्य हो उसे हम निम्न त्रिभुजीय आव्यूह कहते हैं। जैसे 2 3 4 0 -1 2 0 0 3। तो यह हमारा बन गया मुख्य विकर्ण। और मुख्य विकर्ण के ऊपर के जो अवयव हैं वो सभी शून्य हैं तो इस तरीके से ये जो आव्यूह कहलाएगा वो निम्न त्रिभुजीय आव्यूह कहलाएगा। अब हम बात करते हैं आगे, दो आव्यूह कब समान होंगे। तो देखिए समान आव्यूह क्या होते हैं हमारे, समान आव्यूह। तो समान आव्यूह के लिए दो चीजों का होना आवश्यक है। पहला तो आव्यूह का क्रम या कोटि, क्रम या कोटि की चीज है समान हो। और दूसरी चीज जो है आव्यूह के अवयव समान हो तो उसे हम समान आव्यूह कहेंगे। यानी समान आव्यूह क्या होते हैं, दो ऐसे आव्यूह जिनका क्रम जो है वो समान हो तथा उनके अवयव भी समान हो तो उसे हम समान आव्यूह कहते हैं। जैसे अगर हम देखें a बराबर आपको दिया है 0 2 3 5, तो इसमें अगर हम देखें तो 2 गुणे 2 का है। और b बराबर दिया है 0 2 3 5, ये भी 2 गुणे 2 का है। तो इसमें क्रम भी समान है और इनके अवयव भी समान है, इसलिए जो दोनों आव्यूह हैं ये भी आपस में समान होंगे, यानी a बराबर आपका b होगा। तो इस तरीके से समान आव्यूह के लिए दो कंडीशनों का होना आवश्यक है। आव्यूहों का क्रम समान होना चाहिए और साथ ही साथ अवयव समान हो। अगर इस तरीके से लिखा जाए कि a बराबर 0 2 3 5 4 1, ये अगर हम देखें तो 2 गुणे 3 का है। और b बराबर आपको लिखा हुआ है 0 0 2 0 3 4 2 5 1, तो इसमें देखें तो 3 गुणे 2 का हो गया। तो यहां पर अवयव तो सब देखें लगभग समान है लेकिन जो हमारा क्रम है वो समान नहीं है, इसलिए ये दोनों जो है समान आव्यूह नहीं हो सकते। इज नॉट इक्वल टू बी, यानी ये बराबर आव्यूह नहीं हो सकते हैं। तो इसके लिए क्या चाहिए समान आव्यूह के लिए कि आव्यूह का क्रम समान हो और आव्यूह के अवयव भी समान हो, तो उसे हम जो है समान आव्यूह कहते हैं। हम बात करते हैं आव्यूहों के योग के बारे में। तो अगर आव्यूहों को योग करना है तो उसके लिए देखिए क्या करना होगा आपको।
तो ये हो गए आपके अवयवों के प्रकार, लगभग जितने थे वो लगभग प्रकार आपको बता दिए गए हैं। अब हम बात करते हैं अवयवों का योग। अवयवों का योग, तो देखिए अगर दो अवयव ए व बी दिए गए, दो अवयव हमारे ए व बी हैं, तो उनका जो योग होगा वो कैसे किया जाएगा। तो उसके लिए ध्यान दीजिएगा कि इनका योग जो ए और बी है ये तभी संभव है जब दोनों का जो क्रम हो वो समान होना चाहिए, यानी इनकी जो कोटि हो वो समान हो, और रो वाला अवयव रो से जुड़ेगा, कॉलम वाला अवयव कॉलम से ही जुड़ेगा। अगर इनके क्रम समान नहीं है तो उनका योग करना संभव नहीं होगा। जैसे हम बात करें, ए बराबर आपको दिया गया है 2 3 5 6 और बी बराबर दिया गया है 1 4 2 1। तो इसमें देखिए ए और बी का जो भाई क्रम तो समान है, अब इनको लिखेंगे, जोड़ना है, योग करना है, यानी प्लस लगेगा दोनों के बीच। तो इसके लिए लिखेंगे 2 3 5 6 प्लस 1 4 2 1। अब इनको जोड़ना है, तो देखिए पहली रो का पहला अवयव, पहली रो पहले स्तंभ का अवयव है, ये पहली रो पहला स्तंभ, ये इससे जुड़ जाएगा तो 2 + 1 हो जाएगा। इसी प्रकार 5 2 से जुड़ जाएगा, 5 + 2 हो जाएगा। इसी प्रकार 3 4 से जुड़ जाएगा तो 3 + 4 हो जाएगा और 6 1 हो जाएगा। तो ये जो आपको मिलेगा a + b बराबर, वो आपको मिलेगा 3 5 2 7 4 3 7 और 6 7। तो इस तरीके से ये जो होगा वो इन दोनों का योग होगा, यानी रो का अवयव रो से जुड़ेगा, कॉलम कॉलम से जुड़ता रहेगा। तो ये हो गया। और अगर इनका क्रम समान ना हो तो इनको जोड़ना संभव नहीं है। जैसे हम बात करें, a बराबर आपको दिया गया है 2 3 4 और b बराबर दिया गया है 1 2 3। तो अगर इसको लिखें तो a + b बराबर इनको नहीं जोड़ा जा सकता, क्योंकि 2 3 4 दिया है और प्लस 1 2 3 दिया है, तो इनको हम कैसे जोड़ेंगे भाई, चूंकि पहला तो पहले से जुड़ जाएगा, ठीक। अब इसका अवयव आगे है नहीं तो वो किससे जुड़ेगा, ये किससे जुड़ेगा, तो इनको जोड़ना संभव नहीं है। तो योग के लिए जो है उनका क्रम समान होना चाहिए। तो और एक चीज देखिएगा, जो योग जिस क्रम में दोनों अवयव दिए गए होंगे, जिस क्रम में दोनों अवयव दिए गए होंगे उस जो, तो उनका जो योग होगा वो उसी क्रम में आपको मिलेगा, यानी 2 × 2 का दिया गया है तो इसका योग जो होगा वो 2 × 2 क्रम का अवयव होगा। तो इस तरीके से जो है बड़ी आसानी से आप लोग अवयवों को जोड़ सकते हैं। तो आशा करते हैं हम कि आप लोगों को जो आज बताया गया वो अच्छे समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।